नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी। कुस्सा कुर्सी का में आप सभी का स्वागत है। 2019 के आम चुनावों की बात हो या फिर साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्य के चुनाव, देश से लेकर राज्य स्तर के नेता पूरे चुनावी मोड में आ चुके हैं। पल पल बदलती राजनीति में राजनीतिक पार्टियां कौन सा दाव चलेगी और कब कौन सा ट्विस्ट आ जाएगा, कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब बीएसपी ने कांग्रेस को जोर का झटका देते हुए पहले छत्तीसगढ़ और उसके बाद एमपी और राजस्थान में अकेले दम ही चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया। ये कांग्रेस और महागठबंधन का सपना पाले दलों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। मायावती के इस सियासी दाव का राजस्थान के चुनाव पर क्या असर होगा और क्या बीजेपी को इस फूट का कोई फायदा मिलेगा, इसका पता तो जैसे जैसे चुनावी असर नजदीक आएगा वैसे वैसे इसका असर भी देखने को मिल ही जाएगा। इन सब के बीच इंडिया न्यूज की टीम लगातार एक एक विधानसभा जाकर वहां की जनता का मिजाज टटोलने की कोशिश में लगी हुई है और आज बारी है कोटपुतली विधानसभा की। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोटपुतली विधानसभा की। ये वो विधानसभा है जहां पर विकास के आगे जातिगत राजनीति हमेशा से हावी रही है और तो और यहां के पिछले 33 साल में हुए 7 चुनावों का इतिहास बताता है कि यहां पर किसी भी विशेष पार्टी की लहर देखने को नहीं मिली। इस विधानसभा का चुनावी पारा नापने से पहले हम आपको यहां के इतिहास से रूबरू करा दें कि आखिर ये विधानसभा बनी कैसे। कोटपुतली के दस्तावेज इतिहास में दर्ज हैं। महाभारत काल में भी कोटपुतली के साक्ष्य मिलते हैं। कभी ये मत्स्य राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश काल में यह जगह खेतड़ी रियासत की एक निजामत थी। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह ने यहाँ कई इमारतों का निर्माण करवाया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में से एक कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र है, जो अलवर से महज 105 किलोमीटर दूर और जयपुर से 128 किलोमीटर दूर बसी है। इस विधानसभा का निर्माण कोट और आसपास के पुतली गांव को मिलाकर बना है। महाभारत काल में भी इस जगह के साक्ष्य मिलते हैं और उस वक्त ये मत्स्य राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस विधानसभा में 600 साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर इसकी कहानी आज भी कहता है। ब्रिटिश काल में खेतड़ी की निजामत हुआ करती थी कोटपुतली। ब्रिटिश काल के दौरान कोटपुतली खेतड़ी की रियासत के तहत एक निजामत हुआ करती थी। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह ने कोटपुतली में कई इमारतों का निर्माण कार्य करवाया, जिसमें एक जनाना अस्पताल भी शामिल है। अगर आज की बात की जाए तो यह राजस्थान के सबसे विकसित होते शहरों में इसकी गिनती की जाती है। आज कोटपुतली अपने आसपास के इलाकों में सबसे तेजी से विकसित होते शहर की पहचान के तौर पर उभर रहा है, जिनमें सिलीसेट, सरिस्का, विराटनगर और भानगढ़ शामिल है। कोटपुतली में सीमेंट उत्पादन के मामले में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना है। आने वाले वक्त में इस विधानसभा में विकास की काफी गुंजाइश है और इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा है कि वो अपने इलाके से किसको 5 साल के लिए चुनकर विधानसभा भेजती है। कोटपुतली से राजीव, इंडिया न्यूज राजस्थान। NH8 पर बसा हुआ शहर है कोटपुतली। हालांकि स्टोन क्रेसर, बजरी प्लांट और माइंस को लेकर यहां की अलग ही पहचान बनी है, लेकिन दिल्ली सहित हरियाणा और NCR जोन में इसकी जरूरत से ज्यादा सप्लाई की वजह से यहां की सड़कों की हालत बेहद ही दयनीय हो चुकी है। दिल्ली और जयपुर हाईवे पर बसे इस विधानसभा का पिछले 4 साल में स्थानीय विधायक राजेंद्र यादव ने विकास की वैसे तो काफी कोशिशें की, लेकिन अभी कई ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका हल होना जरूरी है। विकास के दावों पर क्या कहती है जनता, देखिए इस रिपोर्ट में। कोटपुतली आने पर सबसे पहले आपको इस बात का एहसास होगा कि एक तरफ जहां ये प्रदेश की राजधानी के नजदीक है, तो वहीं दिल्ली जाने के लिए आपको यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे में यहां की सड़कों पर उड़ने वाली धूल लोगों के लिए परेशानी का सबब क्यों बन गई और क्यों इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे, इसकी वजह आपको जल्द ही समझ में आएगी।
एक तरफ जहां इस विधानसभा की पहचान यहां की बजरी स्टोन क्रशर और माइंस को लेकर बनी है, कहीं ना कहीं यही इसके लिए अब अभिशाप भी बनने का कारण है। दरअसल इसको लेकर यहां से दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर में इतनी ज्यादा मांग है कि जरूरत से ज्यादा सप्लाई और उसकी वजह से ओवरलोडिंग और अवैध खनन के चलते यहां के सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जगह जगह उखड़ चुकी इन सड़कों से उड़ने वाली धूल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसकी वजह से लोग बीमार होते जा रहे हैं। इन सब पर ना तो यहां के विधायक राजेंद्र यादव ने कभी संज्ञान लिया और ना ही बीजेपी के नेताओं ने। खैर, इस विधानसभा में कई समस्याएं हैं, लेकिन उन पर नजर डालने से पहले जरा यहां की राजनीति को भी समझ लेते हैं, जिससे बाकी की तस्वीर खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। कोटपूतली का सियासी समीकरण। कुल मतदाताओं की संख्या 2,10,000। पुरुष मतदाताओं की तादाद 1,10,000 से अधिक। महिला मतदाताओं की संख्या 97,000 से अधिक। गुर्जर 35,000, यादव 30,000, अनुसूचित जाति 25,000, सैनी 15,000, ब्राह्मण 10,000, राजपूत 14,000। 2 लाख से ज्यादा वोटरों वाली इस विधानसभा में गुर्जर और यादव समाज के मतदाताओं के ऊपर सारा चुनाव टिका होता है। और इसी के वजह से अगर 2013 के चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यादव समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया था। पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े राजेंद्र यादव ने बीजेपी उम्मीदवार बनवारी लाल यादव को 24,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। हालांकि दूसरी जातियों का वोट भी अहम रहता है और इस बार के चुनाव में यह साफ दिख भी जाएगा। कोटपूतली में है समस्याओं का अंबार। बुनियादी सुविधाओं का है अभाव। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता है नाराज। अवैध खनन और ओवरलोडिंग कोटपूतली के लिए बन गया है अभिशाप। आवारा पशु लोगों की जान के दुश्मन। अतिक्रमण और गंदगी को लेकर जनता विधायक राजेंद्र यादव से है नाराज। जातिगत समीकरणों पर पूरी तरह से टिकी इस विधानसभा में विकास दम तोड़ता हुआ नजर आता है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां की जनता आज भी विकास की राह ताकते नजर आती है, जबकि दिल्ली और प्रदेश की राजधानी से ये जगह दूर नहीं है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग का दंश इस जगह के लोग झेल रहे। गलियों और मोहल्लों की सड़कें भी अपने हालत पर आंसू बहा रही। और तो और रही सही कसर प्रशासन की मिलीभगत से अतिक्रमण ने पूरी कर दी। स्वास्थ्य विभाग तो जैसे सिर्फ देखने को रह गया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है, लेकिन इलाज का अभाव भी साफ दिखता है। हमारे बनार गांव से लेकर के देवता तक बिल्कुल रोड जो है ये नाम निशानी नहीं है। रोड बिल्कुल फूटा पड़ा है। और वो 5 साल से, जबकि देवता गांव को एमएलए साहब ने गोद भी ले रखा है, लेकिन बनार गांव है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित है। राम जेठमलानी ने बनार गांव को गोद ले रखा है और देवता गांव को राजेंद्र जी विधायक जी ने गोद ले रखा है। लेकिन वो 3 किलोमीटर का रोड है, वो बिल्कुल जो है जर्जर हो रहा है। ये समझो कहीं वो रोड का नाम निशान नहीं है, पहले कभी बना था। जनता का कहना है कि इस पूरे कार्यकाल में विधायक ने जो वायदे किए थे वो केवल दिखावे के रह गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि गलियों और मोहल्लों में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है और सीवरेज लाइन ध्वस्त नजर आती है। आवारा जानवर, आवारा पशुओं की वजह से
लोगों की जिंदगी पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। इलाके के लोगों का कहना है कि सारी पार्टियों के नेता एक तरह के हैं, वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं, बाकी तो उनको इलाके में देखना सिर्फ एक सपना है। बुनियादी सुविधाओं के लिए उनको हर पल अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। सप्लाई देते हैं, 20 मिनट पानी की सप्लाई में आदमी कहाँ तक पूरे परिवार की पूर्ति कर सके। बिल जो है रेटें बढ़ा रखी हैं, पानी में भी और बिजली में भी। बाकी समस्याएं जो हैं वो कोई सुनने वाला, पार्टी की समस्या है या रोड की हालत देखो तो टूटे मिलेंगे। हमने जो है वो वर्तमान विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, उनसे भी कहा, उन्होंने कहा साहब हमारी कुछ नहीं चलती। विधायक राजेंद्र यादव के कार्यकाल में हुए विकास को लेकर विपक्षी नेता लगातार हमलावर हैं। खुद कांग्रेस के टिकट से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे रामस्वरूप कसाना का भी कहना है कि राज्य सरकार ने कोटपूतली के साथ सौतेला व्यवहार किया और इस बार अगर उनको टिकट मिला तो यहाँ की सीवरेज समस्या, स्वास्थ्य और सड़कों को लेकर वो काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आने वाले समय में जो सबसे बड़े जो कोटपूतली क्षेत्र के मुद्दे हैं, जैसे कोटपूतली की सीवरेज लाइन जो नहीं बनी उसको बनाएंगे। उसके अलावा जो बीडीएम की सबसे बड़ी समस्या आज कोटपूतली में है कि अगर 300 बेड का राज्य स्तरीय हॉस्पिटल हो जाता है तो यहाँ के आसपास के जो 10-11 जो पंचायतें हैं, ये जो अपने तहसीलें हैं, उनके लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ जहाँ 2008-2013 के अंदर जहाँ आउटडोर 3500 से 3600 थी, आज वो घटकर 1300 से 1400 पे आ गई। इससे सब बातों में कोटपूतली के अंदर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों का बढ़ना, सरकारी हॉस्पिटलों में लोगों का रुझान कम होना, क्योंकि वहाँ पर सही मायने में लोग काम नहीं कर पा रहे। क्या जो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कोटपूतली नगर पालिका में, अव्यवस्थाएं हर चीज़ में, जैसे बहुत सारे, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो यही मिलेगा कि न कहीं बिजली है, न किसानों को किसी प्रकार की। आज अब देखिए, राज्य सरकार ने अगर किसानों के जैसे सरसों खरीदी तो उसके आज तक पैसे नहीं मिले, तो किसान त्रस्त है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाएगा। वहीं अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच विधायक राजेंद्र यादव का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनका कहना है कि विधायक निधि के तहत उनकी विधानसभा में सड़कों की हालत 90% सही हो चुकी है। विधायक राजेंद्र यादव का कहना है कि उन्होंने करोड़ों की लागत से अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़वाई, साथ ही बिजली की सप्लाई भी दुरुस्त करवाई। अपने कार्यकाल को लेकर विधायक राजेंद्र यादव क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। हमने विकास की लड़ाई लड़ी है। कोटपूतली के अंदर 90% सड़कें टूटी हुई थी, इनमें से आज लगभग 80% सड़कें हमारी रिपेयर हो गई। लगातार प्रयास किए कि जो नई सड़कें हैं उसमें भी लगभग 150 किलोमीटर नई सड़कें हमारे क्षेत्र में बनी हैं। PMGY से पहले 126 किलोमीटर की लगभग सड़कें आई हैं और उसके बाद लगभग 24-25 किलोमीटर सड़कें राज्य सरकार से हमें यहाँ आई हैं। BDM हॉस्पिटल के लिए 50 बेड बढ़े हैं, इसमें 8.5 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए नया निकाल के दिया है। नागा जी की गौर पे सिटी हॉस्पिटल का निर्माण पूरा होने को है। हमने शहर में बिजली की व्यवस्था को ठीक करने के लिए ITI के पास नया एक 1133 का नया सब स्टेशन का काम चालू किया, जिससे शहर की व्यवस्था ठीक होगी। उसी तरह पेयजल के लिए शहर के अंदर 5 करोड़ की लागत से 2 7.5 लीटर की टंकी और 15 किलोमीटर पाइपलाइन नई बिछाई जाएंगी। गांव के अंदर भी पेयजल के अंदर लगभग 20 से 22 करोड़ रुपया हमारा आया है, जिसमें हमने गांव के लिए पेयजल की स्कीमों को आगे किया है। पशु सब सेंटर 17 नए खुले हैं, जिनसे काफ़ी कुछ पशुओं वाला काम हमारा ठीक हुआ है। गांव में नारेड़ा के अंदर हमारा CSC है, उसके अंदर एक धर्मशाला का नया निर्माण हुआ ताकि मरीजों के साथ साथ उनके
तीमारदारी करने वाले वहाँ रुक सकें। वहाँ व्यवस्था डॉक्टरों की पूरी की गई है, चारदीवारी उसकी पूरी नई बनाई गई है ताकि पूरा साफ सफाई रह सके हॉस्पिटल में। इसके सिवाय आरओ के लगभग जो है 15 आरओ प्लांट लगाए गए हैं गांव में और 5 अभी आगे हमारे उसमें स्कीम में है ताकि पानी की व्यवस्था जो है शुद्ध पेयजल गांव को मिल सके। हमने प्रयास करके जब ये परिसीमन आए तो 5 नई पंचायतों का निर्माण हुआ और एक पंचायत समिति जो पांवटा थी जिसमें 13 पंचायत मेरी हैं और विराटनगर की हैं, बाकी वो जोड़ करके एक नई पंचायत समिति का निर्माण किया। इसके साथ ही जो हमारी पांवटा तहसील थी, उप तहसील थी, उसको तहसील का दर्जा मिला, जिससे मेरे क्षेत्र को काफ़ी इससे राहत मिलेगी किसान भाइयों को। जो भी प्रयास रहे हैं उनको मैंने मुद्दों को सदन में उठाया है। हमारे यहाँ कस्टोडियन भूमि का एक बहुत पुराना मामला था जिसको हमने बार बार राज्य सरकार के संज्ञान में लाए और लास्ट में उसको राज्य सरकार को मानना पड़ा और नोटिफिकेशन हो गया कि जो कस्टोडियन भूमि के किसान थे जिनको 50% डीएलसी रेट भरना पड़ता, वो 10% में हमने करवाया ताकि उससे एक बड़ी राहत किसानों को मिले। ये मुद्दे सारे विधानसभा में उठे हैं, चाहे हमारा आज यमुना जल बंटवारे के पानी हो, जो बाढ़ का पानी हमें मिला है उसको लाने का मुद्दा हो, चाहे कस्टोडियन भूमि का हो, चाहे ओवरलोड और अवैध खनन के मुद्दे हों, ये सारे मुद्दे मैंने मजबूती से उठाए हैं। कानून व्यवस्था को हमने बहुत ज़्यादा सख्ती से लागू कराने की कोशिश की है। पिछले 5 साल में मेरे कार्यकाल में पशुधन की चोरी जो है वो मात्र 3 हुई है, लगभग 3 है अंदाज़ा, और उससे पहले जो जिस तरीके से था कानून व्यवस्था वो सब जनता जानती है। चोरी, डकैती, आपसी मारपीट, इन सब चीज़ों पे अंकुश लगा और अमन चैन का एक पूरे तहसील में आज वातावरण बना है। सौहार्दपूर्ण हम 36 बिरादरी सब मिलके रह रहे हैं। अब जबकि प्रदेश का चुनावी पारा दिन पर दिन चढ़ता जा रहा, तो ऐसे में यहां की जनता को ही ये तय करना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में कोटपूतली का असली विकास पुरुष कौन होगा और कौन उनके विधानसभा में विकास की गंगा बहाएगा। कोटपूतली से राजीव सिंह यादव, इंडिया न्यूज, राजस्थान। किस्सा कुर्सी का में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।